और तमाम इस तरह के घोटाले को लेकर की जो है जेल में आपको चक्की पीसिंग एनपीसिंग इस तरह की बातें। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, क्या उन्हें अपनी डिप्टी सीएम कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है? क्या महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है? आखिरकार क्यों तमाम सवाल महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को लेकर खड़े हो रहे हैं? और वो कौन सा घोटाला है जिस पर अब मुश्किल में यहां सुनेत्रा पवार हैं? अगर जांच शुरू हो गई तो क्या उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा? वो कौन सा घोटाला है आज जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो हमारे खास सहयोगी हैं अमन सर, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, एक घोटाले का जिक्र मैंने किया है और वो घोटाला क्या है वो भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम कुर्सी उन्होंने हाल ही में संभाली है वो कुर्सी उनकी जा सकती है, क्योंकि 25,000 करोड़ का बैंक घोटाला है। ईओडब्ल्यू से उन्हें क्लीन चिट मिली, लेकिन फिर भी जो गिरफ्तारी की तलवार है वो इसलिए लटक रही है क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। और अभी हाल ही की बात है कि ईडी ने कहा था कि ये मामला ऐसे बंद नहीं होगा। तो क्या इस मामले में बड़ी मुश्किल सुनेत्रा पवार की बढ़ती नजर आएगी? देखिए, यह घोटाला एमएसएबी के अंतर्गत आने वाले 31 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से संबंधित था और जो पैसा बैंक से लिया गया था वो पैसा चुकाया भी नहीं गया, क्योंकि जिसको पैसा दिया गया था उसको झटका लगा। जो कारखाने खोले गए थे वहां झटका लगा और उसके बाद में जो पैसा जनता का पैसा है साहब, ये बैंकों में जो जमा होता है, और ये छोटी मोटी रकम नहीं, 25,000 करोड़ रुपए की रकम है जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में दादा अजीत भी शामिल थे। सर, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल राहुल जी, और इसमें जिस तरह से पहले भी ये बात उठ के सामने आ चुकी थी, आपको याद होगा कि इसको लेकर खुद पीएम से लेकर और उस समय के सीएम देवेंद्र फडणवीस, हालांकि आज भी वो सीएम है, तमाम तरह के बयान देते हुए नजर आए थे अजीत पवार को लेकर और तमाम इस तरह के घोटाले को लेकर की जो है जेल में आपको चक्की पीसिंग एनपीसिंग इस तरह की बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो राहुल जी, जाहिर बात है कि अब इस मामले में चूंकि सुनेत्रा पवार अभी भी उप मुख्यमंत्री बनी है, तो क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और क्या उनके हाथों से जो पद उनको मिला है क्या वो जा सकता है? खैर, ये तो घोटाले की बात है, लेकिन जिस तरह से वो उप मुख्यमंत्री बनी है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ऐसी आपाधापी थी कि निधन के 2 से 3 दिन के बाद आप जो इस तरह से शपथ लेती हुई नजर आती हैं? आप जो है राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो जाहिर बात है कि पहले उसको प्रोसेस को आपको करना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए था। उसके बाद जब आपका इस्तीफा राष्ट्रपति जी द्वारा स्वीकार किया जाए उसके बाद आप जाकर किसी दूसरे पद को ग्रहण कर सकते हो। और इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं कि जल्दबाजी में कहीं ना कहीं सुनेत्रा पवार से चूक हुई है। इसके अलावा आप देखिए, एक बात और भी निकल कर राहुल जी सामने आ रही है। कुछ लोग ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि देखिए, संवैधानिक रूप से जो उप मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो संवैधानिक रूप से नहीं है, कहीं भी जो है वो स्टेबल नहीं है। तो ऐसे में उस नाते आपको शपथ लेना अपने आप में अटपटा लगता है, क्योंकि आप किसी भी विभाग का या किसी मंत्रालय की शपथ लेते हुए नजर आते हैं। मसलन आप गृह मंत्री हो सकते हैं, आप वित्त मंत्री हो सकते हैं, आप जो है और तमाम जो मंत्रालय है उसके मंत्री हो सकते हैं, उसके तहत आप उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि उसका कोई संवैधानिक जो स्थान है वो नहीं है। तो ऐसे में ये लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हो सकता है इस वजह से भी उनको उनका पद गंवाना पड़े। और जिस तरह का बात आपने कही है कि बैंक घोटाला 25,000 करोड़ का है और उससे पहले 72,000 करोड़ की बात बीजेपी की तरफ से लगातार की जाती रही थी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या ईडी एक बार फिर से एक्टिव होती हुई नजर आएगी? और साथ में जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, तो क्या ये भी उनके ऊपर कहीं परेशानी का सबब बन सकते हैं? तो ये आप मानकर चले कि जिस जल्दबाजी में शपथ ग्रहण हुआ है उसके निगेटिव जो कह सकते असर है अब यहाँ पर अजीत पवार गुट के जो साथी हैं या जो उनके पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। जी, तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि सर ने इस मुद्दे पर बारीकी से अपनी बात रखी, और देखिए ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अचानक इतनी जल्दबाजी क्या थी कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। और तो और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जिस घोटाले का जिक्र हो रहा है उस घोटाले में दादा अजीत तो शामिल थे और भी पार्टी के बहुत सारे लोग थे जो इस घोटाले में शामिल थे। उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार जो है, उन पर भी जांच की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच ये भी सुनिएगा, जो बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं, और वो खुलासा ये है
कि जो दादा अजीत हैं उनका जो निधन हुआ है, क्या उसके पीछे एक बड़ी साजिश है? क्या जो प्लेन क्रैश हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है? क्या इसे करवाया गया है? क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये जो खुलासा हमने किया है ये इसलिए किया है क्योंकि संजय राउत, आपने नाम सुना होगा, शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, जिन्होंने खुद अभी हाल ही में संसद में भी इस मुद्दे पर एक बड़ा उन्होंने अपना बयान दिया था, स्पीच उन्होंने रखी थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो दादा अजीत हैं उनकी जो मौत है वो रहस्यमय तरीके से हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उनसे पहले ये बात किसने कही? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। तो क्या दादा अजीत के खिलाफ साजिश रची गई, उनके प्लेन को क्रैश करवाया गया? मैं सर के पास चलूंगा। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले? देखिए राहुल जी, बिल्कुल आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आप देखेंगे संजय राउत लगातार इस बात को पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं कि भाई जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है, विमान हादसा हुआ है, उसको लेकर तमाम सारे सवाल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं कि आखिर विजिबिलिटी की बात की जा रही है, जबकि विजिबिलिटी अच्छी खासी थी उस समय, कोई ऐसा जो है धुंध नजर नहीं आ रही थी। तो आखिर ये जो हादसा है कैसे हो गया, ये बात वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, वो ये बात कह रही थी। अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सपा सुप्रीमो हैं, वो ये बात कह रहे थे। इसके अलावा अनिल देशमुख जो कह सकते हैं एनसीपी के नेता हैं, वो ये बात कह रहे थे। और भी तमाम नेताओं ने गाहे बगाहे इस बात को जरूर रखा है कि जिस तरीके से अजीत दादा का निधन हुआ है, जिस तरह से उनका विमान क्रैश हुआ है, जाहिर बात है कि उसकी एक जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि अचानक से उनका इस तरह निधन हो जाना है, प्लेन का इस तरह क्रैश हो जाना, लैंडिंग नहीं हो पाना, ये तमाम तरह के सवाल हैं जो जाहिर बातें निकलकर सामने आने चाहिए। और जो भी जांच कर रही है टीम, उनको मजबूती के साथ में और परत दर परत इसकी जो तय है वो खोलना चाहिए, ताकि सच जो है वो सामने आता हुआ दिखाई पड़े। तो चूंकि आप जो बात कर रहे थे कि तुरंत कह सकते हैं 2 से 3 दिन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह हो जाना, तुरंत जो है उप मुख्यमंत्री का पद हासिल कर लेना, ये तमाम जो बातें हैं, ये इसको लेकर भी लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी। अगर थोड़े दिन रुक जाते तो शायद मामला शांत होता, उसके बाद अगर शपथ ग्रहण होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो ये दोनों तीनों चीजें एक साथ चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और साथ में आप देखेंगे कि अब अजीत पवार गुट की कमान किसके हाथों में जाएगी, उसको लेकर भी बात चल रही है कि क्या वो सुनेत्रा पवार के हाथों में जाने वाली है, पार्थ जो है पवार उनके हाथों में जाने वाली है। तो अभी कई बातें हैं जो अभी कह सकते हैं सुलझना बाकी है। और इसी बीच जब जय पवार और पार्थ पवार की मीटिंग शरद पवार से बंद कमरे के अंदर होती है, उस बात को लेकर भी कई लोग ये कहते हैं कि क्या कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि ये भी मुद्दा लगातार चर्चाओं में अभी भी बना हुआ है कि अजीत पवार गुट और एक तरीके से कह सकते हैं शरद पवार गुट यानी एनसीपी पूरी तरीके से एक होने का प्रयास कर रही थी। और ये शरद पवार ने कहा भी कि भाई मेरी जो बात हुई थी लास्ट, वो इसी बात को लेकर हुई थी कि जिस तरह निगम में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, आने वाले दिनों में हम पार्टी को भी एक करते हुए नजर आएंगे और एक करके मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जिस तरह से ये बात कही जा रही, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शरद पवार भी इस बात से नाराज दिखाई पड़ते हैं। अब आने वाले दिनों में तमाम जो ये मुद्दे हैं, तमाम जो पहलू हैं, किस तरह से ये सुलझते हुए दिखाई देंगे, किस तरह से इस पर रुख निकल के लोगों का सामने आएगा, ये देखना मेरे ख्याल से महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद जरूरी होने वाला है। जी, तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सर ने एक बात कही है विलय को लेकर, और एनसीपी के विलय को लेकर चर्चाएं इसलिए और ज्यादा शुरू हो गई है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये दादा अजीत का सपना था कि एनसीपी का विलय कराया जाए। इसको लेकर माना जा रहा है कि क्या शरद पवार इसके लिए अगर तैयार हैं तो क्या सुनेत्रा पवार इसके लिए तैयार है, और अगर एनसीपी का विलय हो गया तो क्या देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि सीएम देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते एनसीपी का विलय हो, क्योंकि उन्हें पता है अगर एनसीपी का विलय हुआ तो कमान शरद पवार के पास आ जाएगी और फिर शरद पवार को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और शरद पवार तो राजनीति के इतने बड़े चाणक्य हैं, उन्हें छोटे मोटे पद से टरकाया नहीं जाएगा। और अगर विलय हो गया तो यहां पर एक कुर्सी का जो पाया है वो शरद पवार के पास रहेगा। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या अगर एनसीपी का विलय हो जाता है तो क्या मुश्किलें बीजेपी के लिए खड़ी होंगी। लेकिन सवाल यह भी रहेगा कि क्या गिरफ्तारी की तलवार सुनेत्रा पवार पर लटक रही है, जांच शुरू होती है तो क्या वे मुश्किल में फंसती नजर आएंगे और उनके साथ वो लोग भी जो इस घोटाले में शामिल